मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टॉपिक में जो है मुगल शासकों के बारे में हमने शुरू किया था। तो बाबर के बारे में बताया, हुमायूं के बारे में बताया, और हुमायूं के बताने के बाद हमने शेरशाह सूरी के बारे में बताया, इसलिए कि शेरशाह सूरी जो है 1540 से लेकर के 1545 तक था। उसके वंशजों ने 1555 तक शासन किया। 10 साल बाद, उसके मरने के 10 साल बाद भी शासन किया। तो वो कड़ी हम लोग की अब समाप्त हो गई है। अब यहीं से हम लोग चलेंगे अकबर के बारे में, क्योंकि वह अकबर जब शुरू करेंगे तो उसके बाद से जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये जो है लगातार हमारा जो है सीक्वेंस से क्लास चलता रहेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अकबर बड़ा टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन अकबर से बनते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि कम से कम 2 से 3 पार्ट में बताएंगे। हम चाहते हैं कि जो वीडियो आए वो अच्छा आए, भले ही लेट आए लेकिन वो सही आए, ताकि आप जब भी उसको सुने आपको लगे कि हम कोई चीज़ प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने आज क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो मुग़ल बादशाहों में अकबर रियल में महान था, कैसे था, इसकी चर्चा होगी। और इसके जो अलग अलग, इसका साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ, इसका जो धर्म था, राजपूतों से इसकी नीति क्या थी, ये सारी जो है अलग अलग करके बताएंगे। और इसका एक सेनापति था बैरम खां, उसके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, बैरम खां के बारे में भी। तो उसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं हम लोग मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में। देखिए, हमने बताया था कि बाबर का जो गुण था वो हुमायूं में तो नहीं गया, लेकिन उसके पोते में जरूर चला गया। बहुत सी बातों में हमने अध्ययन किया कई किताबों में, तो ये बहुत चीज़ें पाया कि जिस तरह से बाबर बहुत सी चीज़ों में विश्वास करता था, वैसे ही अकबर भी बहुत सी चीज़ों में विश्वास करता था। भले ही उसको पढ़ने का मौका ना मिला हो, लेकिन देखा जाता है कि उसने जो है अपने जीवन काल में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसके अंदर परिवर्तन होता चला गया। ईश्वर में अटूट विश्वास करने वाला बाबर, अकबर भी उसी तरह से ईश्वर में विश्वास करता था। निश्चित है कि ये माना जाएगा कि बिना ईश्वर की कृपा से आप लंबे टाइम तक शासक नहीं बन सकते हैं, आप लंबे टाइम तक बादशाहत नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर की कृपा तो आप पे होगी, तभी आप शासन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है कि कैसे कैसे अकबर ने जब जैसे जैसे उसको उम्र बढ़ती गई और शासन प्रशासन में अपना जो है अमिट छाप छोड़ता चला गया। देखिए, तो अकबर के जो शासन का, जो अकबर का जो कैरियर है, उसको 2 भागों में मूल्य बांटा गया है। जैसे अकबर ने जो प्रारंभ में 1556 से लेकर के 1560 तक इसके अधीन शासन किया, फिर 1560 से लेकर के 1564 तक इसके अधीन शासन किया। उसके बाद से हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उसका प्रारंभिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम चर्चा करें, तब उसके बारे में बताएंगे जब वो गद्दी पर बैठता है। तो अब देखिए, आपको बता दें कि अकबर का जो जन्म था 15 अक्टूबर 1542 में, ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइएगा, 15 अक्टूबर 1542 को बिरसाल के महल अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में हुआ था। दरअसल जब हुमायूं निर्वासित, जब शेरशाह सूरी ने उसको, आप जानते हैं कि हम बताए थे कि कन्नौज, जिसे बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है, 1540 में, तो जब खदेड़ दिया था, तो उसी निर्वासित जीवन के दौरान एक सूफी संत थे, उन्हीं की बेटी हमीदा बानो से हुमायूं का विवाह हुआ था। हमीदा बानो मुश्किल से 14 साल की रही होंगी और उसी से अकबर जो है पैदा हुआ था। 1 साल बाद ही अकबर पैदा हो गया था। तो ये दरअसल चूंकि वो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, अब कहाँ पे छोड़े, तो बिरसाल जो है इसकी मदद किए। राजपूत शासक थे और पहले से हुमायूं से उसकी दोस्ती थी, उनसे दोस्ती थी, और वहीं को वो छोड़ दिए और यहीं पर इसका जन्म हुआ। कुछ सैनिक थे और कुछ जो है स्त्रियां थीं इसकी देखरेख में।
और वो तो निर्वासित जीवन की तरफ चल चुका था। कहते हैं कि टर्डी बेग व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, टर्डी, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे टर्डी बेग का। इसी ने सूचना दिया जाकर के, जब एक पहाड़ी पर अपने सैनिकों के साथ ठहरा हुआ था। कहते हैं कि बिरसाल ने उसको 7,000 राजपूत सैनिक भी दिए थे, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद वापस आ गए थे। तो टर्डी बेग ने उसकी सूचना दिया कि हुजूर, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। चूंकि उसके पास तो कुछ था नहीं, जेब में कस्तूरी रखा था और उसी को इसने ऐसे खोल के बिखेर दिया और कहा कि हे खुदा, इसी कस्तूरी की बात, उसकी खुशबू पूरे संसार में बिखेर देना। देखिए, वो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन कहते हैं कि जोशी आदमी था, कुछ भी जो हो। और आगे चल करके आप जानते हैं कि अकबर रियल में उसकी भविष्यवाणी जो उसने खुदा से मांगा था वो पूरी हुई। कुछ दिनों के बाद हमीदा बानो बिरसाल के महल में थी और उसके बाद से वो हुमायूं से मिली अपने छोटे से बच्चे को लेकर के। कहते हैं कि उधर आप जानते हैं कि हुमायूं के जो 3 भाई थे, अस्करी, कामरान और हिंदाल के बारे में भी हम चर्चा किए थे, ये सब काबुल पर कब्जा जमाए हुए थे। और जब हमीदा बानो मीरी बच्चे को लेकर के और एक क्षेत्र में जा रही थी, तभी अस्करी की जो सेना थी उसको इन लोगों को देख लिया और एक छोटी सी पहाड़ी पे थे। किसी तरह से इन लोगों ने जान बचा के भाग गए। हमीदा बानो भी भाग गई, हुमायूं भी भाग गए और कुछ महिलाओं के साथ अकबर जो है पकड़ लिया गया। अकबर तो भाई अभी सहसावस्था में था। अस्करी उसको ले गया और एक कमरे में रख दिया उसको। अस्करी की एक बेगम थी जो उसको पुत्र उत्र नहीं थे, उसने अकबर को पालन पोषण किया। और कहते कि काबुल से ही जो है निकट में है मस्तंग एक स्थान है, वहीं का शासक था ये अस्करी। ध्यान रखिएगा, अस्करी। उधर पूरे काबुल पर कब्जा किसका था? ध्यान रखिएगा, काबुल पर पूरा किसका कब्जा था? तो कामरान का, और अस्करी को एक हिस्से में दे दिया था। अब पिछली वीडियो में बताए थे कि बैरम खान ने बड़ी सहायता किया हुमायूं की, और फारस के शासक जो पर्शिया के नाम से जाना जाता है, जो ईरान के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, वहाँ के साथ शाम से 15,000 लगभग सेना दिलवाई और उसी सेना को लेकर के हुमायूं काबुल पर कब्जा किया। कब्जा जब कर लिया तब अकबर उसको मिला। अभी कुछ दिन तक, ये 1545 की घटना है, अभी कुछ दिन तक अकबर हुमायूं के साथ था ही, तभी वो बीमार पड़ गया। उधर जो कामरान था अज्ञातवास में चला गया था, मतलब अंडरग्राउंड हो गया था, छिप गया था। तो जब जैसे ही पता चला कि हुमायूं बीमार पड़ गया है, तो अपने अज्ञातवास से वो निकला और कहते हैं कि काबुल पर पुनः कब्जा कर लिया। इसी दौरान अकबर उसको प्राप्त हो गया। देखिए, अकबर का जो जीवन था प्रारंभ में प्रकृति की अवस्था में बीता। रूसो जो फ्रांस का रहने वाला, जो आप जानते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके पहले उसने प्रकृति की बात करता है, माँ प्रकृति की बात करता है। तो रियल में कहा जाए कि प्रकृति की गोद में अकबर का जीवन काल बीता। कभी अस्करी पकड़ लेता है तो कभी कामरान पकड़ लेता है। हद तब हो गई जब दोबारा जो है हुमायूं काबुल पर कब्जा कर रहा था और तोपों की बरसात हो रही थी, तो ये इस निर्दयी जो है चाचा ने अकबर को किले के बाहर खड़ा कर दिया, लटका दिया। वो तो कहिए कि हुमायूं की सेनाओं ने देख लिया और जो गोलीबारी हो रही थी उसका मुंह दूसरे तरफ घुमा दिया, नहीं तो शायद अकबर मारा गया होता। तो इतनी निर्दयता दिखाई और वहीं तब जीता 1547 में, तब जाकर के अकबर जो है दोबारा हुमायूं को प्राप्त हुआ। तो इतने दिनों तक आप देखिए कि इसका जीवन कैसा चल रहा है।
चाहते तो मार दिए होते, लेकिन ऐसा ईश्वर के बिना संभव नहीं है। ईश्वर जब चाहेंगे तभी किसी को मौत के लिए सुला सकते हैं, व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत नहीं है। और यहीं पर अब इसकी शिक्षा दीक्षा शुरू होने लगी। कहते हैं कि इसके बाद से अब जब काबुल पर हुमायूं कब्जा कर लिए तो हमने बताया था कि जो है फिर भारत पर चढ़ाई किया और मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्धों में उसने अफगानों को पराजित करके दोबारा बादशाहत प्राप्त कर लिया। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, जो अभिलेख मिलते हैं, जो लेख मिलते हैं दिल्ली में रखे हुए हैं, उसमें यह मिलता है कि सरहिंद की जब विजय हुई थी उसमें अकबर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दरअसल अकबर को शिक्षा की व्यवस्था किया गया था। इसके दो शिक्षक भी थे, बैरम खां और पीर मोहम्मद। ध्यान रखिएगा, दो शिक्षक थे अकबर के, ये आपको बता दें। एक था पीर मोहम्मद और दूसरे थे बैरम खां। लेकिन इसको बहुत लगाव नहीं था। कहते थे कि ये आगे आगे रहता था, शिक्षक इसे सुनाते रहते थे। इसको घोड़सवारी, इसको जानवरों से लगाव, तलवारबाजी, ये सब उसको प्यार था, इससे इसकी लगाव था। लेकिन शिक्षा से इसको इतना लगाव नहीं था। लेकिन जो भी ये लोग थे उसको कुछ न कुछ बताते रहते थे, भले वो किसी रूप में रहे, घोड़सवारी पर रहे चाहे तलवारबाजी करे, कुछ न कुछ बताते। मतलब शिक्षा का जो अंश था इसके कान में लोग सुनाते रहते थे। खैर, आपको बता दें कि ये मात्र 9 वर्ष की अवस्था में अकबर गजनी का भी शासक बन गया था और धीरे धीरे भीतर चल रहा था। पिछले हम वीडियो में बताए थे कि जब हुमायूं अपने सौरमंडल जो अभी निर्माणाधीन हो रहा था, जो उसकी पुस्तकालय था, उसी में सीढ़ियों से गिर करके उसकी जब मृत्यु हो गई, उस समय जब मृत्यु हो गई थी तो अकबर उस समय आपको बता दें कि पंजाब में था, क्योंकि अभी भी अफगानों की जो विशेषकर जो सूर्यवंश के शासक थे अभी भी वो परेशान कर रहे थे और उनको कुचलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो पंजाब की तरफ भाग गए थे। तो हुमायूं की जब मृत्यु हो गई, मृत्यु तो तुरंत नहीं होती गिरने के, और उसने तुरंत कहा कि आप लोग जो है अकबर को लेके आइए, क्योंकि काफ़ी दूर था। तो कहते हैं कि ये सूचना तुरंत आम जनता को नहीं दी गई। हुमायूं की जब मृत्यु हो गई तो छिपाने के लिए, चूंकि कई दिन हो गया था, अफवाह न फैले, कोई दिक्कत न हो। दरअसल अभी भी जो राजपूत शक्तियां थीं, जो अफगान शक्तियां थीं, वो अभी सर उठा रही थीं और अभी भी इन लोगों को विदेशी समझा जाता था, चाहे वो मुस्लिम अफगानी हो चाहे हमारे यहाँ के जो है भारतीय हिंदू हो। दोनों की दृष्टि में लोग को जो है विदेशी मलिन कहा जाता था। हमने तो देखिए अकबर जो है कहते हैं कि अभी सूचना भेजी गई है, तभी एक मुल्ला बेगसी नामक, ध्यान रखिएगा, मुल्ला बेगसी नामक व्यक्ति जो हुमायूं से एकदम मिलता जुलता था, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति जो है हुमायूं से मिलता जुलता था, उसका लिबास उसको पहनाया गया, मतलब ड्रेस पहनाया गया और किले पर ऊपर चढ़ करके जनता का अभिनंदन किया। फोटोस्टेट कह सकते हैं हुमायूं का। तो लोगों ने समझा कि अभी हुमायूं क्या है, जिंदा। 17 दिन तक, ध्यान रखिएगा, 17 दिन तक छिपाया गया था। जब कहते हैं कि बैरम खां ने वहीं पर, बैरम खां भी साथ में था, अकबर को कालानौर में, ध्यान रखिएगा, अमरकोट में जन्म हुआ और अकबर का जो राजाभिषेक हुआ 14 फरवरी, ध्यान रखिएगा, 1556 को कहाँ हुआ? कालानौर में हुआ, ये पंजाब में हुआ, यहीं पर इसका राजाभिषेक हुआ था। और राजाभिषेक के कुछ समय बाद ही इसको ढेर सारा गिफ्ट दिया गया और यहीं पर यह शहंशाह की उपाधि भी धारण करता। ध्यान रखिएगा, शहंशाह, यह शहंशाह की उपाधि भी ग्रहण करता है। यही सब शहंशाह हो गया। अब इसको दिल्ली लाया गया और
दिल्ली जब लाया गया तब सूचना दिया गया कि हुमायूं का क्या हो गया है, देहांत हो गया है। लेकिन अफवाह फैल गया था, तो 3 दिन पहले ही मस्जिद में जो इसका खुतबे में नाम पढ़ा गया और सूचना दे दिया गया। तो कुल मिलाकर के बड़ी तेजी से काम हुआ, और इस काम में तेजी दिखाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो था कौन? बैरम खां, ये जो इसका शिक्षक था, ठीक है, जो इसने हुमायूं को बुरे वक्त में साथ दिया था। तो इस तरह से सब चीजें हो गई, और निश्चित है कि जो हुमायूं के वफादार थे उसमें विशेषकर बैरम खां आने लोग थे, बहुत काम किए। अगर काम नहीं किए होते तो स्थिति खराब हो जाती। और कहते हैं कि इसी दौरान हमने आपको बता दें कि जो हमीदा बानो थी, हमीदा बानो को एक उपाधि दी गई मरियम मकानी का, ध्यान रखिएगा, जरा नोट कर लीजिएगा। हमीदा बानो जो अकबर की माँ थी, इनको मरियम मकानी की उपाधि दिया गया, मरियम मकानी की उपाधि दी गई। और जब अस्करी और कामरान दोनों मार दिए गए या भाग गए, तो एक और भाई था हिंदाल। हिंदाल की जो बेटी थी, जब हिंदाल पराजित हुआ और मार दिया गया तो उसकी बेटी से विवाह अकबर का हो गया था। तो कहते हैं कि अकबर का जो है अब यहीं से शुरुआत होती है। ये हम आगे जाते हैं। उसका नाम था रुकैया बेगम, ध्यान रखिएगा, रुकैया बेगम नाम था, जिससे अकबर का पहली बार विवाह हुआ था। अब इस तरह से अब धीरे धीरे चीजें, अकबर मुगल बादशाह बना। 14 साल भी उम्र पूरा नहीं कर पाया था। 13 वर्ष 6 माह में, अधिकांश किताब में देता कि 13 वर्ष 6 माह की उम्र में यह गद्दी पर बैठा। लेकिन इसके पहले ऑलरेडी वो काबुल का जो है राज्यपाल, गवर्नर हो गया था। तो 13 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 13 वर्ष 6 माह में शासक बना। अब चूंकि भी छोटा था, बालक था, तो इसीलिए जब गद्दी पर बैठा तो इसके शासन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शासन को, भाई शासन जो था इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक है 1556 से लेकर के 1560, बैरम खां के अधीन शासन किया, बैरम खां के अधीन शासन किया। आपको बता दें कि बैरम खां को खान खाना की उपाधि मिली थी, वकील सुल्तान के पद पर था। जब बैरम खां बताएं तो वहां भी चर्चा करेंगे। बैरम खां को खान ये खाना, ध्यान रखिएगा, खान ये खाना, और वो वकील सुल्तान के भी पद पे था बैरम खां। प्रधानमंत्री का पद, वकील ये जो है सुल्तान का भी पद था। ये भी एक पद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। खैर, इसकी चर्चा करेंगे। और दूसरा था, ये तो 1556 चूंकि बैरम खां का पतन हो गया इसलिए इसको टाइमिंग दिया गया है। अब दूसरा जो है, बैरम खां का पतन हो गया तो कौन हावी हो गया अकबर पर? अभी तो अकबर, तो वो था जो है जिसे हम स्त्री शासन कहते हैं, स्त्री शासन या पेटीकोट सरकार, पेटीकोट सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये स्त्री शासन में कौन कौन थे? तो महामनगा, इसकी धाय माई थी अनगा, और इसका बेटा बेटी थे, ठीक है, अधम खां, पीर मोहम्मद भी इसमें आ गया था। कई लोग ऐसे थे, लेकिन ये महिला बहुत चतुर, बुद्धिमान और तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी, राजनीतिक महिला थी। हमीदा बानो तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, उनको बहुत इससे लेन देना नहीं था। लेकिन महामनगा जो है महत्वाकांक्षी और राजनीतिक महिला थी, और इनका बेटी, इनका बेटा, दामाद सब इसमें क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे। इसकी भी चर्चा हम करेंगे कि आखिर में कैसे उलटफेर हो गया। अब देखिए, आइए चलते हैं, जहाँ रहेगा हम दिखाते जाएंगे। सुनना बहुत जरूरी होता है, किसी चीज़ को सुनना,
ठीक है। और कोशिश करते हैं कि भाई हम काफ़ी अधिक से अधिक चीज़ों को बताते जाएं। अब जहाँ रहेगा हम लिखवाते भी जाएंगे, उसको रिपीट भी करते जाएंगे। अब देखिए गद्दी पर बैठ गया आप, कहते हैं कि जो स्टेटमेंट हैं आरपी त्रिपाठी का, लेनपून का, उनकी भी हम चर्चा करते रहेंगे, उनको लिखवाएंगे अलग से आप लोगों को। तो भारत के दो शासक ऐसे हैं जिनको महान कहा गया है, एक अशोका द ग्रेट और एक अकबर द ग्रेट। सिकंदर को भी महान कहा गया है, लेकिन सिकंदर महान विदेशी इतिहासकारों ने कहा है, उसने केवल विजय किया था, मानवता की सेवा कहीं नहीं किया था। और जब तक आप मानवता की सेवा नहीं करते हैं तब तक आप महान कहलाने लायक हक नहीं आपको मिलता है। अशोक ने भी विजय किया और मानव की सेवा की। आप जानते हैं कलिंग के युद्ध में 261 ईसा पूर्व में उसने 1 लाख लोगों को मरवा दिया था। अकबर ने भी कई विजय में उसने हजारों लोगों को मरवा दिया था, विशेषकर जो चित्तौड़ का युद्ध था। लेकिन इसने भी जितना हो सकता था मानव के हित के लिए काम किया। कहीं ऐसा नहीं मिलता है कि उनके विपरीत काम किया हो। ऐसा नहीं था कि इसके पहले कोई शासक ने नहीं किया। शेरशाह सूरी ने भी मानव के कार्य के लिए काफी हद तक काम किया। वो तो जब सेना लेके जाता था तो आदेश दे दिया था कि कोई भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब सोचिए कृषकों को कितना वो ध्यान देता था, लेकिन उसको बहुत कम टाइम मिली अपना वो वजूद को स्थापित करने में, बहुत चीज़ें बनाने में। लेकिन अकबर को तो पूरा ईश्वर ने जो है लंबा समय दिया था। आप जानते हैं लगभग 50 वर्ष से थोड़ा सा कम दिन तक शासन किया था, तो पूरी भरपूर इसको मिला था। और बहुत जल्दी बैरम खां से मुक्त हुआ, बहुत जल्दी ही स्त्री शासन से मुक्त हुआ और फिर स्वच्छंद होकर के काम करना जिसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो इसलिए अकबर को ये हर चीज को समझने का, पढ़ा लिखा तो भले ही नहीं था, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इसकी लाइब्रेरी में 24,000 किताबें थीं। उसका कीमत 65 लाख रुपया थी। और वो सूफी संतों के पास, धर्म गुरुओं के पास, जो बुद्धिजीवी थे उनके पास ये जाकर घंटों बैठता था, उनसे मेल मिलाप करता था। तो छोटी छोटी जो बातें थी वो उनसे जानता था। इसीलिए इसके अंदर जैसे जैसे हमने कहा ना कि बाद में इसने, ऐसा नहीं था कि अफीम का सेवन नहीं करता था, शराब नहीं पीता था, मीट मांस नहीं खाता था, लेकिन वो प्रारंभ में था, अभी वो युवा था, अभी उसको बहुत नॉलेज नहीं था, इसलिए उसने ये सब काम किया। लेकिन आगे चलकर देखते हैं कि उसने शराब इत्यादि भी एकदम पूरी तरह से या तो छोड़ दिया या तो कम कर दिया। बहुत मीट मांस भी खाता था, या तो छोड़ दिया या तो उसको कम कर दिया। और हमारे जो हिंदू धर्म में देवी देवता हैं, चाहे जैन धर्म में हो, चाहे बौद्ध धर्म में, चाहे ईसाई धर्म के, हर पहलुओं को उसने टच किया, जिसकी हम चर्चा आगे आपको बताएंगे। इसलिए हम कहें कि ये जो मेरा अकबर है उस पर कम से कम 2 से 3 पार्ट आएगा, तभी आपको लगेगा कि हमने कुछ पाया। समेटने का जो है कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए हमारा वीडियो भले ही लेट में आता है, कोशिश रहती है कि उसको दिया जाए ताकि लंबे टाइम तक आपके मस्तिष्क में रहे। अब देखिए चीजें तो अब धीरे धीरे इससे निकलता जा रहा है, लेकिन अब निकलेगा तो उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी गद्दी पर बैठा ही है। हमने कहा ना कि जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो जो अफगानी शासक थे, जो सूर्यवंश के शासक थे, अब वो सब प्रकट होने लगे। आदिल शाह सूर का सेनापति था हेमू, आप जानते हैं कि वो वजीर के पद पे था, एक जो है सेनापति के पद पे था, और उसको उसने आगे कर दिया। और हेमू था भी जाबाज, इसमें कोई दो राय नहीं। माना जाता है कि वो एक रेवड़ी बाजार का जो है नमक बेचने वाला व्यापारी था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वैश्य था, लेकिन आश्रयवादी राजश्रीवास्तव कहते हैं कि नहीं, वो ब्राह्मण कुल का था। खैर जो भी हो, लेकिन उसके अंदर जन्मजात सैनिक गुण तो था, इसमें कोई दो राय नहीं। और कहते हैं कि उसने जब आदिल शाह सूर के कहने पर उसने आगरा पे कब्जा कर लिया। अभी स्थितियां इतनी सामान्य नहीं हुई थी, और जब वहां पे कब्जा कर लिया उसके बाद उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो अकबर उस समय जालंधर में था जब दिल्ली पे कब्जा किया, तो बड़ी स्थिति खराब हो गई। और जो
आगरा का जो सूबेदार था वो भाग खड़ा हुआ। फिर दिल्ली में वही टार्डी बेग जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जो सुनाया था सूचना दे करके, टार्डी बेग, ये तो हाथ खड़ा कर दिया है, भाग खड़ा हुआ और अपने सैनिकों से भी कहा, अपने लोगों से कभी कहा कि यार अब हम लोग को काबुल वापस चले जाना चाहिए। वो समझाने में भी सफल हो गया। ये सब स्थितियां हो गई क्योंकि हेमू के आगे ये सब जो है आत्मसमर्पण कर दिए। लेकिन बैरम खां, अकबर और उनके कुछ लोग ये निश्चय किए थे कि हम लोग को वापस काबुल नहीं भागना है, नहीं जाना है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया बैरम खां ने। कहते हैं कि बैरम खां टार्डी बेग उनके सैनिकों को मीटिंग किया और उसमें उसको पता चल गया कि जो है ऐसा उसने कर रहा है, तो अब तो भाई स्वाभाविक था कि कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं बैरम खां ने को जब पता चला कि टार्डी बेग ने भड़काया है, उसने मनोबल गिराया है और इसको बुलाया और इसका सर धड़ से अलग कर दिया। अन्य सैनिकों में तो खलबली मच गई, एकदम डर गए, भयभीत हो गए। अब वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। अधिकांश इतिहासकारों ने कहा है कि बैरम खां ने जो किया समय के अनुसार सही काम किया था। यहाँ तक कि B.A. स्मिथ भी, आप जानते हैं अकबर के आलोचक हैं, उन्होंने कहा कि उसका निर्णय बैरम खां का सही था। R.P. त्रिपाठी भी कहते हैं कि उस समय टार्डी बेग को सबक सिखाना जरूरी था। लेकिन पूर्ण तमाम इस इतिहासकारों ने कहा कि टार्डी बेग को अगर नहीं सिखाते तो स्थिति खराब हो जाती। अब देखिए पानीपत का जो मैदान युद्ध के लिए घोषणा हो गई और हेमू के पास 1 लाख सेना थी, 15,000 उसके पास हाथी के सैनिक थे और उसकी सेना की तुलना रेगिस्तान में टिड्डियों से की गई है। मतलब इतनी बड़ी फौज लेकर के आखिर में हार क्यों गया? तो सबसे बड़ा कारण होता है कि सही समय पर सही रणनीति का चुनाव न करना। जैसे कि आप जानते हैं बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्यों हरा दिया? वो रणनीति, उसके रणनीति में फंस गया और यही हुआ। अभी वो अपनी तोपखाना पहले भेज दिया हेमू ने और बैरम खां के लोगों ने उसके तोपखाने को छीन लिया और अपने हिसाब से मैदान में सेना को एकत्र कर लिया। तो जो हथियार थे वो तो बैरम खां के लोगों ने छीन लिया। देखिए यह युद्ध भारत के इतिहास में, हमने कहा कि पानीपत के जो 3 युद्ध थे, तीनों इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, टर्निंग पॉइंट माने जाते हैं। चाहे वो 1526 हो, चाहे 1556 हो, चाहे 1761 हो, तीनों इतिहास के दृष्टि से टर्निंग पॉइंट माने जाते हैं। अगर बाबर हार गया होता तो स्थिति क्या होती? अकबर हार गया होता तो शायद हेमू की स्थिति कुछ और होती, क्योंकि वो राष्ट्रीय शासक हो जाता। क्योंकि आदिलशाह में इतना दम नहीं था कि हेमू को कुछ कर ले, तो हेमू के बल पर उछल रहा था। अगर 1761 में अगर मराठे जीत गए होते तो फिर अंग्रेजों का कोई नाम लेने वाला नहीं होता। तो युद्ध हमेशा निर्णायक होता है, हमेशा महत्वपूर्ण होता है और इतिहास को एक नई दिशा देता है। खैर आइए हम चलते हैं, आपके जो है आपको पानीपत के मैदान में चलते हैं आप लोगों को। देखिए पाँच नवंबर 1556 पानीपत का प्रथम युद्ध अकबर तथा हेमू के मध्य। अकबर का नाम इसलिए दिया जाता, अकबर तो युद्ध में था ही नहीं, वो तो 5-6 किलोमीटर युद्ध से दूर था। ये हुआ कि अगर बैरम खां, वास्तविक रूप से अगर क्वेश्चन आया कि वास्तविक रूप से पानीपत के युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बैरम खां कर रहा था। ध्यान रखिएगा, कौन कर रहा था? बैरम खां जो है बैरम खां कर रहा था, बैरम खां कर रहा था। इसको खान की उपाधि भी मिली थी।
ये कर रहा था। अकबर को तो कहा था कि यार अगर हम लोग युद्ध में हार जाते हैं तो तुम लोग उसको काबुल लेके भाग जाना, और 5000 सेना जो जाबाज सेना थे वो अकबर के साथ लगा दिया था बैरम खान। तो ये तो था ही नहीं, लेकिन चूंकि शासक था इसलिए हम लोग अकबर वर्सेस हिमू कहते हैं कि मध्य युद्ध हुआ था, लेकिन रियल में बैरम खान उसका नेतृत्व कर रहा था। तो अभी हमने कहा कि पूरी तोपें उसकी ले ली गई, और पूरे जो बैरम खान चूंकि जनजाति योद्धा था, जनजात से न था, हिमू में भी था, ऐसा नहीं था, लेकिन इसके पास अनुभव था, इसके पास ज्यादा अनुभव नहीं था। यही अंतर होता है। जैसे बाबर के पास अनुभव था, इब्राहिम लोदी के पास अनुभव नहीं था। युद्ध में अनुभव की जरूरत होती है। जोश के साथ साथ आपको अगर अनुभव नहीं है तो आप धराशायी हो जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब देखिए ना, हिमू 1 लाख सेना जिसके पास हो, 15,000 हाथी हो, और युद्ध स्थल में जाता है। और ऐसा नहीं कि युद्ध बहुत कम मतलब टाइम में खत्म हो गया, ऐसा नहीं, दिन भर युद्ध चला। लेकिन कहते हैं कि नियति जो निर्धारण कर रखी थी है उसको होना तय होता है। आपके बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। कहते हैं कि जब हाथी के हौदे में बैठा था और इधर बैरम खां की जो तोपें थीं तहलका मचाने लगी, बारूद का जब गोला गिरने लगा तो हाथियों ने अपने ही लोगों को कुचल कुचल के मारने लगी, जैसे इब्राहिम पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। और जो मुगलों के जो सैनिक होते थे उसमें इतने अच्छे अच्छे निशानेबाज होते थे, तीर चलाते थे, वो उनका बड़ा जो उम्दा हथियार होता था, शस्त्र होता था। और एक तीर हिमू के आंख में आके लग गई, और वो हाथी के हौदे में बैठा था, वही हाथी के हौदे में गिर गया। और जब गिर गया तो उसका महावत ने बड़ा तेजी दिखाया और उसको युद्ध से भगा ले गया। तभी अकबर की सैनिकों ने उसको देख लिया, सैनिक ने, और दौड़ा कर घोड़ा से उसको पकड़ लिया और हाथी को घुमा के लेके आया और बैरम खां को सुपुर्द कर दिया। बैरम खां जो है ले गया अकबर के पास, और अकबर से कहा कि हुजूर अपने हाथों से इसका वध कर दीजिए। कहते हैं कि अकबर ने तलवार निकाली और उसके गर्दन पर रख दिया, लेकिन मारा नहीं, उसने मारा नहीं। उसने कहा कि यार मरे हुए को मैं क्या मारूं, कोई हलचल नहीं है इसके शरीर में, ऐसे लोगों को मैं क्या मारूं। और उसने तलवार अपने म्यान में रख लिया। इस बात का जिक्र फरिश्ता भी करता है, तारीख फरिश्ता में ध्यान रखिएगा। बदायूं भी कहते हैं कि अकबर ने हेमू को तलवार से नहीं मारा, बल्कि बैरम खान ने तलवार निकाला और हेमू का सर धड़ से क्या कर दिया, अलग कर दिया। इस बात का इतिहासकार स्मिथ भी कहते हैं। मतलब कितने लोग कहते हैं कि बैरम खान नहीं मारा, अकबर ने नहीं मारा। उसमें शामिल कौन कौन था? तो भाई बदायूं थे, फरिश्ता, तारीख फरिश्ता में कहते हैं, ये दोनों लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि बीए स्मिथ भी कहते हैं कि नहीं, इसने ऐसा नहीं किया। खैर आइए चलते हैं। तो कुल मिलाकर के माना जाएगा कि जो है अकबर ने नहीं मारा। इस बात को देखिए, इतनी कम उम्र में भी उसके अंदर कितनी शांतता थी, कितना सोच दूरदर्शी था कि जो आदमी एकदम मर गया उसको क्या मारा जाए, जो उसके शरीर में हलचल ही नहीं हो रही हो, जो मरणावस्था में हो। और तीर तो ऐसी होती थी कि इतनी जबरदस्त होती कि एक तीर अगर लग जाए आंख में तो समझिए कि आर पार वो तो निकल जाएगी, लेकिन आदमी का काम तमाम हो जाता था, इसमें कोई दोहरा नहीं। बहुत मतलब कह सकते हैं उसकी वार जो होता था बड़ी पीड़ादायक होता था। खैर, तो पानीपत का युद्ध में हेमू की पराजय हुई, लेकिन हेमू की थोड़ी सी चर्चा इसके पहले कर दें। जब ये दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली। ध्यान रखिएगा, इसकी उपाधि ली हेमू ने 14वां क्रम के, 14वां विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। ये नोट कर लीजिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। 14वां और अंतिम था, ध्यान रखिएगा, और अंतिम था। और
अंतिम हिंदू शासक भी था जो कुछ समय तक दिल्ली पर कब्जा किया है। मुने ध्यान रखिएगा, अंतिम हिंदू शासक था जिसने कुछ समय तक क्या किया, दिल्ली के तख्त पर शासन किया। तो इस तरह से ये विक्रमादित्य के लिए 14वां अंतिम था, 14वां था क्रम की दृष्टि से। और पानीपत के विजय के बारे में, युद्ध के बारे में प्रोफेसर आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि हेमू के लिए एक दुर्घटना था। हम स्टेटमेंट एक दिन लिख देंगे, हेमू के लिए सुनते रहिए पहले। हेमू के लिए एक दुर्घटना था और अकबर की विजय एक दैवी संयोग थी। बस ये कहा जाएगा कि और कोई कारण नहीं था, क्योंकि युद्ध स्थल में कोई कमी नहीं थी। दुर्भाग्य था जब कहें कि नीति ने कि अकबर को भाई शो करना था, अकबर राष्ट्रीय शासक बनने वाला था। तो इस तरह से अकबर, अब यहीं से अकबर का कद धीरे धीरे क्या होता है, अब बढ़ता जाता है। और धीरे धीरे अकबर ने अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू कर दिया। तो अब इस कड़ी में, अब जो प्रारंभ में, तो जो 1556 से लेकर 60 तक, जिसमें बैरम खां की हम चर्चा करेंगे, जिसने जो है वजीर का पद के साथ साथ जो है कह सकते हैं कि वकील सुल्तान का भी पद प्राप्त किया था, खाने खाना का भी पद प्राप्त किया, सेनापति का भी पद इसको मिला हुआ था। अब ये लगभग सत्ता अपने हाथ में ले लिया और जो भी चीजें होती थी, जो भी नियुक्तियां होती थी, अब बैरम खां के आदेश के अनुसार होती थी। इतना ताकतवर हो गया था ये व्यक्ति, ठीक है, और होना भी था इसको, जो कि क्योंकि अभी अकबर में वही क्षमता नहीं थी, तो धीरे धीरे अकबर में विकसित हो रहा था। तो इस तरह से अकबर जो है, अब जब इससे मुक्ति लेगा, जब इसकी हम चर्चा हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, तो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे अब जो है आगे बैरम खां नियुक्ति करता है, क्या होता है। तो दोनों बैरम खां और महामनगा को एक साथ हम इसका समीकरण करेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी कि कैसे महामनगा भारी पड़ गई बैरम खां के ऊपर, ठीक है। तो स्त्री चूंकि करीब रहती है और वो समझाने में सफल हो जाती है, इसीलिए अकबर को उन लोगों ने समझाने में सफल हो गए और सही दिशा में समझाया, और इस तरह से बैरम खां का पतन हुआ, जिसकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। और इसको हम कम से कम 3 वीडियो में पढ़ाएंगे। आज पहला था, अभी लंबा चलेगा क्योंकि अलग अलग राजपूत नीति है, उसकी धार्मिक नीति है, और कैसे ये राष्ट्रीय मध्य एशिया का इतना बड़ा शासक बना। दिल्ली सल्तनत के बाद इतने लंबे टाइम तक कोई ऐसा शासक नहीं था जिसने हमारे जो साम्राज्य को, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया हो, बड़े भूभाग पर शासन किया हो। कैसे किया, ये अकबर का जो है सोची था। उसने कैसे कैसे लोगों को मिलाया, हर वर्ग को मिलाया, हर धर्म समुदाय का उसने आदर किया, सम्मान किया, हर वर्ग का उसने जो है ख्याल रखा, अमीर गरीब सबका ख्याल रखा। इसीलिए इसने लंबे टाइम तक शासन किया। और कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता को भी एक सूत्र में पिरोने का कार्य अगर किसी ने शुरू किया पहली बार, तो वो था अकबर था, जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। निश्चित है, कुछ भी अगर मेरी बात को जो है अच्छी लगे तो उसको आप जरूर ग्रहण करिए, और दूसरे सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना हमारा जो है वीडियो है वो दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।